नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल क्रांति पर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपके लिए ऐसे प्रश्न लिए हैं जो पिछली भर्ती में पूछ लिए गए हैं और आगे पूछने की प्रबल संभावना है। देखिए, एसएससी में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, कांस्टेबल में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आपने आज ये टॉपिक पढ़ लिया तो मैं वादा करता हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा। तो टाइम खराब किए बिना बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले पर। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति का क्या मतलब होता है? तो जो हरित क्रांति है वह उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम है। मतलब जब हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तब हमारे देश में अनाज की बहुत कमी थी, तो हरित क्रांति के कारण हमारे देश में अनाज की बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति का क्या मतलब है? उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड पर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो जो भारत में जो हरित क्रांति लाई उसके जनक कौन है? तो जो एम.एस. स्वामीनाथन हैं वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। जो एम.एस. स्वामीनाथन हैं वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? मतलब जो हरित क्रांति हमारे भारत में हरित क्रांति कौन लेके आए थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछ ले कि जो हरित क्रांति है वो शुरुआत किसने की थी, इस हरित क्रांति को जन्म किसने दिया था, तो उसका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। जो नॉर्मन बोरलॉग हैं वो हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। मतलब इन्होंने सोचा था कि हरित क्रांति से क्या हो सकता है। एसएससी कांस्टेबल में पूछा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर। हरित क्रांति के फलस्वरूप जिस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई वह कौन सी है? जब हमारे देश में हरित क्रांति हुई उसके फलस्वरूप ऐसी कौन सी फसल थी जिसमें सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलती है? तो जो गेहूं है उसमें सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलती है। जब हरित क्रांति हुई तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा गेहूं की वृद्धि हो गई थी। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वें पर। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुलिस और पटवारी में पूछा गया है कि जो मिश्रित क्रांति है वो किसे कहा जाता है? आप बताइए। विभिन्न फसलों को उगाना तो नहीं, फसलों के साथ साथ पशुपालन भी करना, एकदम सही बात। ठीक है, अगर हम फसलों के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। फसल भी उगाते हैं और पशुपालन, उन दोनों को जब काम करते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। हमारे देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? बताइए। कानपुर है क्या? नहीं। हिसार, जबलपुर? नहीं। तो जो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? पतंग नगर है। कौन सा है? पतंग नगर। पतंग उड़ी उड़ी जाए रे, पतंग उड़ी उड़ी जाए रे, वो क्या है? कृषि विश्वविद्यालय। इंद्रधनुषी क्रांति किसे कहा जाता है? जो हमारे देश में इंद्रधनुषी क्रांति हुई वो किसे कहा जाता है? तो जो हरित क्रांति है उसे भी कहा जाता है, नीली क्रांति उसे भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति उसे भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। मतलब इंद्रधनुषी क्रांति, हरित क्रांति, नील क्रांति और श्वेत क्रांति, इन तीनों को कहा जाता है। उसके बाद में देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरित क्रांति किसे कहा जाता है? तो जो हरित क्रांति है वो कृषि से संबंधित है। पीत क्रांति मतलब जो पीली क्रांति है वो तिलहन से संबंधित है। जो श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित है और जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, नीली मछली, क्या मछली का कलर कैसा होता है? नीला होता है। तो नीली क्रांति कैसी होगी? मछली उत्पादन से संबंधित। ठीक है। दूध का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। और वाइट को क्या बोलते हैं? श्वेत बोलते हैं। तो जो श्वेत क्रांति होगी वो किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। तिलहन, तिल क्या होते हैं? कभी कभी जो तिल की जो फसल होती है ना वो पीली हो जाती है। तो तिलहन क्रांति, पीत क्रांति या पीली क्रांति। और कृषि से संबंधित है वो कृषि क्या होती है? हरी हरी होती हैं। कहता है हमारे खेत में हरा भरा हो गया है, तो हरा भरा क्या हुआ है? कृषि हुई है। तो कृषि को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा करता हूँ आपको ये सारी चारों याद हो गई होगी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें पर। मधुमक्खी पालन कहलाता है। जो मधुमक्खी पालन है वो, मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं? बताइए। मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं? सिल्वी कल्चर को कहते हैं क्या? नहीं। सेरीकल्चर को कहते हैं क्या? नहीं। तो जो एपी कल्चर है क्या है?
एपी कल्चर है उसे क्या कहा जाता है, मधुमक्खी पालन कहा जाता है। मधुमक्खी एपी कल्चर, मधुमक्खी एपी कल्चर, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सेरीकल्चर, सेरी, देखिए इसको मैं याद करने की आपको साथ साथ में ट्रिक भी देता रहूँगा कि सेरीकल्चर किसे कहा जाता है, तो रेशम उत्पादन। पीसी कल्चर किसे कहा जाता है, तो मत्स्य उत्पादन। हॉर्टिकल्चर फलों से संबंधित, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, विटीकल्चर अंगूर की कृषि, ठीक है। इसको आप याद कैसे करेंगे, इसको याद करने की आप थोड़ी ट्रिक बनाइए और इसको याद करिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये, किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले पर। भारत सरकार ने ट्राईफेल्ड की स्थापना कब की, तो जो भारत सरकार ने जो ट्राईफील्ड है ये इसको ट्राईफेड भी कहते हैं, ट्राईफेड भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई, तो जो भारत सरकार ने ट्राईफेड की जो स्थापना की थी वो 1987 में की थी। कब की थी, 1987, 1987, 1987, 3 से 4 बार दोहराइए आपको याद हो जाएगा। 1987 ट्राईफेल्ड की स्थापना, 1987 ट्राईफेल्ड की स्थापना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे पर। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, ये जो भूदान आंदोलन है कभी कभी क्या है हम इसका आंसर कर देते हैं महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ने भूमि पर बहुत ज़्यादा काम किया था इसलिए नहीं, तो महात्मा गांधी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा विनोबा भावे। जो विनोबा भावे हैं वो भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। इसको याद कैसे करेंगे, देखो विनोदा, विनोदा में क्या आ रहा है, पीछे दा आ रहा है, और भूदान में भी क्या आ रहा है, बीच में दा आ रहा है। तो जो भूदान आंदोलन है वो किससे संबंधित है, विनोबा भावे से संबंधित है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11वें पर। विनोबा भावे ने किस राज्य में सबसे पहले भूदान आंदोलन की शुरुआत की, तो विनोबा भावे ने ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें सबसे पहले भूदान आंदोलन की शुरुआत की, क्या उत्तर प्रदेश था, तो कि नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र नहीं, तो जो आंध्र प्रदेश है, कहाँ पर, आंध्रा, आंध्रा में क्या किया, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की, विनोबा भावे ने। भूदान, भूदान में दा आ रहा है, विनोदा में दा आ रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12वें पर। झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ये जो झूम कृषि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो जो झूम कृषि है उसको घुमंतु पशुचारण नहीं, मिश्रित कृषि नहीं, वाणिज्य कृषि नहीं, तो जो झूम कृषि है उसको स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो पेड़ों को काट काट कर कृषि करते हैं और घूम कर कृषि करते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। झूम कृषि कौन सी स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले पर। झूम कृषि मुख्यतः किस राज्य में अपनाई जाती हैं, आप बताइए। जो झूम कृषि है वो सर्वाधिक कहाँ अपनाई जाएगी, तो जो झूम कृषि है वो सर्वाधिक मणिपुर और मेघालय में अपनाई जाती हैं। कहाँ पर, मणिपुर और मेघालय में अपनाई जाती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ऐसी कौन सी फसल है जो खरीफ की नहीं है, आप बताइए। मूंगफली खरीफ की है, मक्का खरीफ की है, धान खरीफ की है, तो जो मसूर है वो खरीफ की फसल नहीं है। मसूर क्या है, खरीफ की फसल नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वें पर। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान है, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, बताइए। तो जो कपास निर्यातक देश हैं उनमें भारत का सेकंड स्थान है। कौन सा, कभी कभी हम इसका आंसर तीसरा कर देते हैं, तो लेकिन आज के बाद आपको तीसरा नहीं करना है, तो उसका आंसर होगा दूसरा। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, अगर जो भी चाय पीता है और उसको ये आंसर नहीं आता है तो उसको अब सोच लो क्या कर लेना चाहिए। तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, अगर आप आज चाय पियो तो घर पे बता देना कि सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, असम में होती है। जो असम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17वें पर। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती हैं, मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा चाय तो असम में की जाती हैं। और अगर पूछ रहे आपसे कि सबसे अच्छी चाय कहाँ
पैदा की जाती हैं? तो उसका आंसर होगा दार्जिलिंग। जो दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सबसे अच्छी सर्वोत्तम चाय पैदा की जाती हैं। जो अमिताभ बच्चन की ऐड आती हैं वही चाय। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18वें पर। प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जो जहाँ पर प्रथम पूर्ण जैविक कृषि अपनाई जाती है? तो जो सिक्किम राज्य है वहाँ पर सबसे अच्छी या सर्वाधिक जैविक कृषि अपनाई जाती हैं। कौन सा? सिक्किम। सिक्किम में पूर्ण जैविक कृषि अपनाई जाती हैं। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? बताइए आप, भारत में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? ये तो आपको आता ही होगा। तो जो भारत में किस फल का, फसल नहीं है, कौन से फल हैं? तो अमरूद है क्या? नहीं। अनार, आंवला नहीं। जो केला होता है ना वो बारहमासी है। केला क्या होता है? अगर आप किसी के घर में चले जाओ उसके घर में केला तो मिल ही जाएगा। क्या मिल जाएगा? केला तो मिल जाएगा। अगर इससे आपको दिमाग में आना चाहिए, जब भी आप आज केला खाओ तो दिमाग में ये आना चाहिए कि हमारे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन किया जाता है? तो केला उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20वें पर। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए, हमारे देश का कौन सा स्थान है चावल उत्पादन में? तो जो हमारे देश का जो है वो दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में। कौन सा है? सेकंड स्थान है। देश में निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल सबसे अधिक उत्पादन होती है? ऐसी कौन सी फसल है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती हैं? आप बताओ कि गेहूँ? तो नहीं, गेहूँ नहीं है। जो चावल होती हैं, चावल, हमारे देश में सर्वाधिक उत्पादित फसल चावल है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। आज आपको ये याद रखना है कि चावल जो है वो सर्वाधिक उत्पादित होती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? बताइए आप। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान क्षेत्र अवस्थित है तो कटक जो है, कहाँ पर? कटक। कटक, कटक चावल। जहाँ कटक है वहाँ पर चावल है। जहाँ कटक है जहाँ पर चावल है। तो कटक से क्या याद रखना है आपको? चावल याद रखना है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर है 23। ठीक है। भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य हैं। बताइए आपको। आप काजू खाते हैं ना, कहते हैं ना का काजू खाओ, काजू खाओ। काजू, एक आपको चीज़ बताऊंगा, जो काजू होता है ना वो काजू खाने से क्या होता है? हमारे रक्त में वृद्धि होती है। मतलब हमारे जो ब्लड है ना, अगर आपके अंदर ब्लड नहीं है तो आप काजू खाइए। काजू से सर्वाधिक ब्लड पैदा होता है। तो अब बताइए कि जो काजू हैं वो काजू सर्वाधिक कहाँ पैदा होता है? तो जो काजू हैं वो सर्वाधिक महाराष्ट्र में पैदा होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वालों में खून थोड़ा ज़्यादा ही है। महाराष्ट्र वालों में खून थोड़ा ज़्यादा ही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक अनाज उत्पादन होता है? बताइए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादित किया जाता है? तो जो उत्तर प्रदेश है हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश है। वो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खेती करते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे को अनाज देते हैं। अगर उत्तर प्रदेश वाले अनाज की खेती बंद कर दे तो हमारे जीना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप उत्तर प्रदेश वालों को हाथ जोड़िए। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? सर्वाधिक अनाज उत्पादन होता है। आशा करता हूँ आपको साथ साथ में याद हो रहे हैं प्रश्न, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको दूसरी बार कहीं से ये टॉपिक पढ़ना ना पड़े। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, अभी कर दीजिए, उसके बाद में आप भूल जाओगे। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कहवा, रबड़ तथा तंबाकू इन सभी की कृषि की जाती है? बताइए। तो जो कर्नाटक है, कर्नाटक। देखिए, क से कहवा, क से कर्नाटक, क से कहवा, क से कर्नाटक। रबड़, तंबाकू, इन तीनों की खेती कहाँ की जाती है? कर्नाटक में की जाती हैं। जो कपास है वो भी कर्नाटक में की जाती हैं। प्रश्न नंबर 26। सबसे अधिक मात्रा में जो केसर हैं, ये मैंने थोड़ा सा मिस टाइपिंग होगी। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ निकाला जाता है? बताइए। जहाँ जिससे दिमाग बहुत तेज होता है, कि केसर खाने से क्या होता है? दिमाग तेज होता है। वो सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है? तो जो वो सर्वाधिक है वो जम्मू कश्मीर में मिलता है। कहाँ मिलता है?
जम्मू कश्मीर वाले केसर की खेती करते हैं। जम्मू कश्मीर वाले केसर की खेती करते हैं। कौन सी खेती करते हैं? केसर की खेती करते हैं। कहाँ के? जम्मू कश्मीर वाले। भारतवर्ष में कृषि जनगणना आयोजित की जाती हैं। तो जो भारत है उसमें जो, अब मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट ले। रात को सपने में भी अगर आपको पूछे कि इसका आंसर क्या होगा तो आपको बताना है कि जो भारत है, इस भारत में कृषि की जो जनगणना है वो कितने वर्षों में की जाती है? तो जो 5 वर्षों में कृषि की जनगणना की जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि पशुपालन की गणना कितने वर्षों में की जाती है तो वो भी 5 वर्षों में की जाती हैं। अगर आपसे पूछ ले कि हमारे मनुष्य की या मानव की जनगणना कब की जाती है तो 10 वर्षों में की जाती हैं। 3 प्रश्न आपके क्लियर हो गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई, 14 अप्रैल, 14 जून, 14 मई? नहीं, तो राष्ट्रीय जो जल दिवस है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको आपको याद करना है कैसे? आप जल पियो, आप जल पियो, आप से आपको याद रह जाएगा अप्रैल, और 14 से आपको याद रखना है 14। तो 14 अप्रैल, आप जल पियो, आप से अप्रैल, 14 अप्रैल। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। किस रेशे को सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसा कौन सा रेशा है जिसको सुनहरे रेशे, कौन सा सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो जो जूट होता है उसको सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया तो आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। किस रेशे को सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है? तो जो जूट होता है उसको सुनहरे रेशे के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना आरंभ की गई। तो राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना है वो कब आरंभ की गई थी? तो 1985 से 1986 में, 1985 से 1986 में, 1985 से 1986। 2-3 बार दोहराइए आप इसको। अभी सिर्फ 4 से 5 प्रश्न रहे हैं, धैर्य बना के रखिए और याद करते रहिए। कृषि एवं उद्योग एक दूसरे से कैसे संबंधित है? बताइए आपको। तो कृषि और उद्योग हैं वो एक दूसरे से क्या प्रतिकूल है? क्या? नहीं। प्रतिलोम है? क्या? नहीं। स्वतंत्र है? क्या? नहीं। तो अंतर्निर्भर है। क्या है? जो कृषि और जो उद्योग हैं वो एक दूसरे पर क्या है? अंतर्निर्भर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में टपकता ही टपकता है। ठीक है। पिछले ईयर के पेपरों का सुपड़ा साफ हो रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात होता है। भारत में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आयात होता है? तो दाल होती है? क्या? नहीं। कॉफ़ी? नहीं। इनमें से कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। तो जो खाने का तेल है, हम क्या है, जो तेल है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए भारत में लोगों के फुंसियाँ वगैरह इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे ज़्यादा आयात क्या होता है? तो तेल होता है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा आयात किसका होता है तो तेल का होता है। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 पर। आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? बताइए आप। आम सर्वाधिक, अगर आपको आपका पसंदीदा फल अगर आम है तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये सर्वाधिक कहाँ होता है। तो जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो उत्तर प्रदेश वाले आम को ज़्यादा खाते हैं और आम की खेती भी ज़्यादा करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक उत्पादन, अनाज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, वो भी कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। केरल राज्य विश्व भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, जो केरल है वो विश्व भर में ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर केरल की प्रसिद्ध है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, अगर आप कनाडा में जाओगे तो आपको एक ही चीज़ अगर आप वहाँ के लोगों को आप पूछोगे कि जो केरल हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं तो वो भी बता देंगे कि जो केरल हैं वो गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध हैं। जब विदेश से लोग आए हमारे देश में तब उनको ये मसाले बहुत ज़्यादा पसंद आए और धीरे धीरे इन मसालों के कारण यहाँ से खेती करने लग गए थे। तो जो खेती कहाँ से करते थे गरम मसालों की? तो केरल से करते थे। प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरसों की खेती में सर्वाधिक सतह रखता है? बताइए, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सरसों की खेती सर्वाधिक होती है? तो जो राजस्थान है वहाँ पर सरसों की खेती सर्वाधिक होती है। सरसों, स से सरसों
और राजस्थान में सरसों की खेती, राजस्थान में सरसों की खेती याद करते रहिए। इस प्रकार मैंने 35 प्रश्न आपको पिछली भर्ती में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर अब आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक के साथ में कल।